Hello class, welcome in NL Sir Psychological Hub classes. स्टूडेंट्स मैं आज जो आपके केवी सिलेबस का पार्ट सेकंड है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आपका जो एक यूनिट है हिस्ट्री उसकी स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री। आज से आपका जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा सैटरडे को जो हिस्ट्री का जो क्लास होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इतिहास के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगी। और जो मेरा फोकस रहेगा इतिहास पढ़ाने का वो फ्रॉम द बेसिक, एकदम बेसिक से ही एनसीईआरटी बुक्स पर डिपेंड करते हुए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी, एनसीईआरटी के नोट्स ही। इसके साथ ही साथ जो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करते हुए एनसीईआरटी बुक्स पर डिपेंड करते हुए, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एनसीईआरटी की बुक्स रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कर दें। उनके जो की पॉइंट्स हैं उनको मैं की पॉइंट्स अपना हैंड रिटन बनाते हुए आपको नोट्स का वीडियो बनाऊँगी और उसको चीज़ें क्लियर करती चलूँगी। तो इतिहास जो है उसको हम स्टार्टिंग फेज से ही पढ़ेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड में पढ़ेंगे। इसको हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि हम किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। इतिहास को हमें पढ़ना है अपने नॉलेज के लिए। ऐसा माने कि कोई हमें हिस्ट्री मतलब कोई हम किसी की स्टोरी पढ़ रहे हैं, राइट। तो आप क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें जनरल स्टडीज़ जो उनका जो जनरल पेपर जो होता है सामान्य ज्ञान का, उसमें जो हिस्ट्री पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप बिलीव मी, मैं आपको इस तरीके पढ़ाऊँगी चीज़ें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए क्रोनोलॉजिकल वे में कि आपको वो चीज़ें बोरिंग नहीं लगेंगी। बस आपको वो चीज़ें एज एक स्टोरी के तरीके अपने माइंड में रखते हुए चलनी है, तो वो चीज़ें बोरिंग नहीं होंगी। तो सबसे पहले इतिहास को स्टार्ट करने से पहले जो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ कि इतिहास के बारे में हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। आखिर हमें पता कैसे चला कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। आखिर हमें पता कैसे चला सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार थे। मोहनजोदड़ो के जो बड़े बड़े स्नानागार थे, नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। अदरवाइज़ मौर्य काल में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, ये था। गुप्त काल की बात करें, हिंद यूनानी शासक के जो बाहर से जो जितने भी आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने आकर यहाँ पर क्या चीज़ों में व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, या दक्षिण भारत के इतिहास को जब हम देखेंगे तो आखिर इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, इनके सोर्स क्या हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारा जो भारत का इतिहास है, आई विल टॉक अबाउट स्पेशली इन इंडियन हिस्ट्री। सो द मेन टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत। तो स्रोत की अगर बात करें तो स्रोत से क्या तात्पर्य है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है, राइट। तो उसमें अगर बात करें डियर, आप इस जो मैं टॉपिक बता रही हूँ इसमें से जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली इन सीटेट में, केवी में भी, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। इवन दो इन आपके जो सीटेट का जूनियर लेवल का जो सब्जेक्ट का पेपर जिसका जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये चीज़। बाकी केवी पीआरटी और सीटेट पीआरटी की बात करें तो उसमें भी इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम जैसे कि केवी का चाहें वो आप पीआरटी का एग्ज़ाम की बात करें, अदरवाइज किसी का अगर जैसे टीजीटी है हिस्ट्री से तो उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको यूज़फुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सोर्स है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत से क्या तात्पर्य है? पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं।
और सबसे ज़्यादा ये सॉलिड स्रोत हैं, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं ऑथेंटिक प्रूफ जो है इतिहास के हमारे, वह यही है, जो जिसमें कोई भी परिवर्तन किए बिना हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत में आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, अगर हम बात करें रामायण की, अदरवाइज़ महाभारत की, अदरवाइज़ कोई भी और धार्मिक ग्रंथ की, अदरवाइज़ ऐतिहासिक ग्रंथ की, तो देखते हैं रामायण की ही अगर बात करें तो कई राइटर्स के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों में चेंज कर दिया गया है। महाभारत में कुछ पहले जब जो आपकी ओरिजिनल महाभारत है उसमें कुछ अलग जो श्लोकों की संख्या है वो अलग है, बट आपकी जो आज के जो महाभारत देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एडिट कर दी गई हैं। तो साहित्यिक स्रोत हो, अदरवाइज़ विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण भी उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक अलग तरीका होता था चीज़ों को डिफ़ाइन करने का। जो भारत में विदेशी आए उन्होंने जो लिखा, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें एज इट इज़ जो इंडिया में थी उनके बारे में सच ही लिखा। हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा चढ़ाकर लिख दिया हो, अदरवाइज़ कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए भी हमारे इतिहास के बारे में वर्णन कर दिया हो, राइट। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एंड विदेशी यात्रियों का विवरण। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो मेन सोर्स हैं वो बनते हैं। मैं बात करूंगी सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की। व्हाट इज़ पुरातात्विक? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पुरातत्व के अध्ययन को बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ओके। और पुरातात्विक स्रोत को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। एंड पुरातात्विक चीज़ों के अध्ययन करने वालों को स्टूडेंट्स बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता। Archaeologist who studies about the ancient coins, ancient monuments, ancient paintings, ancient inscription, जो प्राचीन चीज़ें हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। आई हैव रिटन हियर ऑल्सो दैट पुरातत्व एक प्रकार का विज्ञान है जिसके अंतर्गत खुदाई से प्राप्त चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें इस समय की, आपने अभी जैसे अयोध्या में अभी आपने सुना होगा कोई एक मूर्ति प्राप्त हुई भगवान शिव की, तो अगर उस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा वो दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत उस चीज़ के बारे में उसकी आयु की गणना की जाएगी, उसके क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उस समय के अकॉर्डिंग उसके पत्थर की जो क्वालिटी है, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं खुदाई से प्राप्त की गई चीज़ें हैं। जहाँ तक जो मोस्टली जो चीज़ें हैं आपकी 90% चीज़ें वो खुदाई से प्राप्त हुई हैं, अथवा जो एज इट इज़ उस समय जो बनाई गई थी वो एज इट इज़ वैसे ही प्राप्त हुई हैं। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा किसी ने चेंज, ये मान लीजिए कि 0.01% या 0.05% ही उसमें कह सकते हैं कि जो आपकी एरर आने की संभावना है, बट आपकी जो बाकी 95% 99% जो चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। इसलिए जो पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख जो पुरातात्विक स्रोत में जो फर्स्ट आपका है वो है अभिलेख। इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थरों पर लिखा गया इतिहास अथवा ताम्र पत्रों पर। अभिलेख जो स्टूडेंट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, वो अभिलेख क्या थे कि आप पत्थरों पर, जैसे आप अभी अगर आज के टाइम से अगर हम रिलेट करें चीज़ों को, तो आप हाईवे पर चलिएगा जब, तो हाईवे पर देखिएगा आपको दूरी के अकॉर्डिंग आपको कुछ पत्थर लगते हो कि यहाँ से इस दूरी के अकॉर्डिंग अब 2 किलोमीटर। हालांकि अब जो वो चीज़ें हैं वो जो ग्रीन बोर्ड है उस पर लिखी जाने लगी हैं आपको अभी भी, लेकिन जो आपका मुगल रोड है, GT रोड है, वहाँ पर देखिएगा जो पत्थरों पर लिखते हुए चीज़ें मिलेंगी
कि यहाँ से दूरी, यहाँ से इतनी दूरी, इतनी से यहाँ पर यहाँ दूरी। तो उसी तरीके से प्राचीन समय में भी जो चीज़ें हुआ करती थी, किसी भी राजा के वहाँ की राजा के जो राज की शासन प्रणाली थी, अदरवाइज़ वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी, जो वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ थी, सामाजिक गतिविधियाँ थी, उनके राजा के बारे में, राजा की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थे, उन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ उस समय पत्थरों पर चीज़ें लिख दी जाती थी। वो चीज़ें क्या कही जाती हैं? अभिलेख। बाद में चल के अशोक के शासन के समय के बाद में, और जब इतिहास के समय के साथ चीज़ें में चेंजेस होता है, ताम्र पत्रों पर और भोज पत्रों पर भी लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ताम्र पत्रों पर मतलब जो आपके तांबे के जो पतलियाँ होती थी उस पर लिखे हुए, या फिर भोजपत्र, जो आपके भोजपत्र जो पेड़ों की जो पत्ते होते थे, उनके पत्तों के बड़े बड़े जो जैसे सागौन के पत्ते हुए, बड़े बड़े जो पेड़ों के पत्ते होते थे, उन पर लिखे हुए पत्र प्राप्त हुए हैं। और इनकी जो आयु है, कार्बन 14 की पद्धति के अकॉर्डिंग इनकी आयु की गणना की जाती है, इसलिए ये काफ़ी ऑथेंटिक माने जाते हैं। ठीक है, अब हम अभिलेख, आपको आई होप आपको अभिलेख समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अभिलेख में ही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपका ये बहुत टेट में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। आपका टेट में और सी टेट 2018 अदरवाइज 16 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन अभिलेख, क्योंकि ये सारे जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपकी बुक्स हैं उनके बुक्स का ही की नोट्स मैंने बनाया है। तो जो आपके सी टेट है और केवी एग्ज़ाम है, स्पेशली सारे जो आपके एग्ज़ाम है एनसीईआरटी बुक्स के बेस के डिपेंड पर बनते हैं, और एनसीईआरटी को कोई भी काट नहीं सकता है, यू नो वेरी वेल। तो एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप आई थिंक यू आर ऑल गाइज आर मैच्योर। तो एनसीईआरटी पर फोकस करते हुए मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, उसी में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिलेख के अंतर्गत एक पॉइंट है कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो बोगज कोई का अभिलेख है, जो 1400 BC में एशिया माइनर, जो कि तुर्की से हैं, उससे प्राप्त हुआ है। बोगज कोई का अभिलेख, ये तुर्की जो आपके मध्य एशिया में एक जो देश है तुर्की, जो अरब कंट्रीज़ के अंतर्गत आता है तुर्की, वहाँ पर एक जगह है एशिया माइनर, वहाँ से प्राप्त हुआ ये बोगज कोई का अभिलेख। कब प्राप्त हुआ है? 1400 ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट। स्टूडेंट्स, BC और AD दो चीज़ें होती हैं। इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा BC एंड AD, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में कभी डिस्कस करूँगी। BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, एंड AD का है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले का जो समय है वो BC के अंतर्गत, उसको BC उससे डिनोट किया जाता है, और उसके बाद वाला समय उसको AD लिखा जाता है। जो BC का जो आपका जो काल जो सन है वो घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं, और जो आपका AD जो ईस्वी वाले सन है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखे जाते हैं। कभी इस पर भी मैं आपको डिटेल में कभी चीज़ें समझाऊंगी। तो हम बात कर रहे थे बोगज कोई अभिलेख की। बोगज कोई अभिलेख, ये पॉइंट आप ऐसे एज ए स्टोरी आप मन में रखिएगा, आपको रटनी नहीं है कोई चीज़ें। ये मान लीजिए आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं, राइट, तो आपको ये पॉइंट बोगज कोई अभिलेख, सबसे पहला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व में तुर्की से प्राप्त हुआ। इसमें किस चीज़ का वर्णन है फ्रेंड्स? इसमें 4 देवताओं का वर्णन है, जो आपके हिंदू देवता कह सकते हैं, अदरवाइज कह सकते हैं सनातन धर्म के जो 4 देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य, इन 4 देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। यूपीएससी में आपका ये काफ़ी बार आप घटना चक्र उठा करके देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट पोर्शन जिसका हिस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हमें किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमारे पास टाइम नवंबर दिसंबर तक जो है नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है, एज आई टोल्ड यू। सो हम लोग उस समय तक सारी चीज़ों को डिटेल में धीरे धीरे बट कंटिन्यूसली चीज़ों को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था अभिलेख। इसके पश्चात अभिलेखों की अगर बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए 2 अभिलेख प्राप्त हुए। कौन से?
महास्थान और शाहगौरा, महास्थान और शाहगौरा ये आपके दोनों बांग्लादेश में हैं स्थान। यहाँ पर ये दो एक्चुअली अभिलेख जहाँ से प्राप्त हुआ उसी के नाम से अभिलेखों का नाम दे दिया। इनसे क्या प्राप्त हो मिलता है, इनसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आपके हाल ही में एक यूपीएससी में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है कि शाहगौरा महास्थान जो है सबसे एंशियंट इतिहास का जो एक अभिलेख से जुड़ा हुआ स्थान है वो कहाँ है, तो वो बांग्लादेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बांग्लादेश के मैप वाले पोर्शन, यूपीएससी के मैप वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया। बांग्लादेश के अंतर्गत महास्थान बनाया गया और पूछा गया कि ये यहाँ से किस चीज़ का अभिलेख प्राप्त हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से जुड़ा हुआ अभिलेख प्राप्त हुआ था। शाहगौरा भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से जुड़ा हुआ अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुआ है। अब हम बात करें मौर्य काल में ही सम्राट अशोक के अभिलेखों की, तो इनके अभिलेख 3 प्रकार से इनके अभिलेखों का वर्णन मिलता है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख मतलब वो लेख जो पत्थर पर लिखे हुए लेख, क्योंकि समय के साथ जो अभिलेख थे उनका लिखने का जो तरीका था वो चेंज होता गया। शिलालेख, स्तंभलेख मतलब जो आपके पिलर रिलेटेड हैं, जो आपके कह सकते हैं जो पिलर आपने देखे होंगे, खम्भों कह सकते हैं, जो खम्भे होते हैं लोकल भाषा में, उन पर लिखे हुए जो अभिलेख का मतलब उनमें कुछ लिखा गया, पत्थरों पर कुछ लिखा गया, स्तंभों में कुछ लिखा। गुहालेख मतलब गुफाओं में। गुहालेख का बहुत ही सटीक एग्जाम्पल मिलता है अजंता एलोरा की गुफाओं में। हालांकि वो चित्रकला का वर्णन है, वहाँ पर चित्रकला, वहाँ पर कलाएं बनी हुई हैं, लेकिन गुहालेख का मतलब यही होता है कि गुफाओं के अंदर लिखे गए अभिलेख, लिखी गई चीज़ें। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी आपका देखिए, मैंने जहाँ जहाँ स्टार लगाया हुआ वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अशोक के जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जिन्हें 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। बहुत ही बार ये पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए। एक तो ये, दूसरा अशोक के अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए उनको किसने, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा ब्राह्मी लिपि के अलावा भी बाद में इनके अभिलेख खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक भाषा में भी लिखे गए, इसके अशोक के अभिलेख। एक चीज़ स्टूडेंट्स, ये आपके बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक के लेख जो अभिलेख हैं वो देवानाम प्रियदर्शी के नाम से लिखे गए हैं, लेकिन ऐसे कौन से 4 अभिलेख हैं जो अशोक के नाम से लिखे गए हैं, तो ऐसे 4 अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एंड उद्गोलन। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एंड उद्गोलन। फ्रेंड्स, ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक लिया गया है। बाकी आपके जितने भी आपके अभिलेख हैं अशोक के जीवन से संबंधित, वो किस नाम से लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से इनके अभिलेख लिखे गए हैं। तो ये था मौर्य काल के अभिलेख। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं संस्कृत, भारतीय भाषा में संस्कृत, भारतीय इतिहास के संस्कृत भाषा में लिखा गया जो पहला अभिलेख है वो कौन सा है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि 150 ईस्वी में लिखा गया, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख। इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है अगर बात करें तो गाइस, इसमें जो वर्णन मिलता है वो प्राचीन काल की जो सिंचाई व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, कि सिंचाई व्यवस्था में क्या था, कर टैक्स जो है आपका कैसे लगना चाहिए, कैसा लगता है। उस समय के रुद्रदामन जो थे वो आपके जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ से प्राप्त होता है। जूनागढ़ आपके गुजरात में स्थित है, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ। सातवाहन शासक की मैं जब आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊँगी तो आपको समझाऊँगी कि जो आपके शासक हैं क्रोनोलॉजिकल वे में मैं आपको बताऊँगी, उसमें सातवाहन शासक भी हुए हैं। सातवाहन शासक आंध्र प्रदेश में इन्होंने शासन किया है। तो इनके अभिलेख जो हैं, नासिक अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके सातवाहन शासकों के अभिलेखों में नासिक अभिलेख है। इससे प्राप्त चलता है कि जो सातवाहन का जो शासकों का जो कह सकते हैं सामाजिक स्थिति थी वो ये थी कि मात्र सत्तात्मक शासन था।
इसीलिए जो यहाँ के अगर राजाओं के नामों की अगर हम देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी इनकी माता का नाम हुआ, पुत्र, और सातकर्णी इनका खुद का नाम। इस तरीके से राजाओं के नाम होते थे, कृष्णपुत्र, सातकर्णी, बहुत सारे ऐसे अगर आप राजाओं के नाम देखेंगे तो इसी तरीके थे। अब अगर अभिलेखों के बारे में बात करें तो गुप्त वंश के शासकों के अभिलेख। गुप्त वंश, यू नो वेरी वेल, गुप्त वंश, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त, है ना। तो गुप्त वंश इतिहास, जो भारतीय इतिहास है, यहाँ से ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसके बारे में हम बाद में वर्णन करेंगे जब आपको हम क्रोनोलॉजिकल वे में इतिहास पढ़ाएंगे शासकों के, राजाओं के नाम के आधार पर। गुप्त वंश के शासकों के अभिलेखों में बात करें तो समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपके अभी तक टेट में आई थिंक मैंने ही 4 से 5 बार टेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें आई थिंक 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक है। इनके जीवन से जुड़ा हुआ, इनके शासन से जुड़ा हुआ अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो किसके द्वारा लिखा गया? ये इनके एक मंत्री थे, दरबारी थे, हरिशेण के द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। कहाँ? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। इसमें क्या वर्णन है फ्रेंड्स? इसमें जो इनका जो सैन्य अभियान था, इनको भारत का नेपोलियन इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियानों के माध्यम से भारत के जगह जगह पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। जिस तरीके से नेपोलियन ने पूरे विश्व में आक्रमण करके कई जगह पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था, इस तरीके से समुद्रगुप्त ने बहुत के जो सैन्य अभियान है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैन्य अभियानों में इनसे, इस पोर्शन से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। मैं इसका जब समुद्रगुप्त, जब मैं गुप्त काल पढ़ाऊँगी तब इसका जिक्र करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टार लगा है, इसका मतलब आज जान लीजिए कोई किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो ये था अभिलेखों। इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने अभी तक बात किया। अब मैं बात करूँगी पुरातत्व, पुरातत्व जो आपके स्रोत हैं उनमें सेकेंड नंबर पर कॉइन्स, जो आपके सिक्के हैं। सिक्के भी आपके कहीं ना कहीं प्राचीन चीज़ों के, प्राचीन जो हमारा इतिहास है, प्राचीन जो ऐतिहासिक पद्धति, धार्मिक गतिविधियाँ, राजनीतिक, ऐतिहासिक, उनसे वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगर सिक्कों में बात करें तो सिक्कों में क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे प्राचीन सिक्के कौन से? सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क के सिक्के। किस चीज़ के बने हुए थे? ये चांदी के सिक्के थे। अशोक के समय तक ये चलते रहे, आहत सिक्के, पंचमार्क के सिक्के। अब बात करें कि तिथि युक्त शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सिक्के, तिथि युक्त शुद्ध सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? वो चलाए गए इंडो ग्रीक, जो आपके हिंद यूनानी शासक थे उनके माध्यम से चलाए गए। अभी जब हम इनको और जब इनके शासन के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। कुषाणों ने कौन से सिक्के चलाए? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। गुप्त काल के सिक्के, जो हालांकि गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, बट इनके कहा जाता है कि जो नए अब रिसर्चेज हो रहे हैं उनके माध्यम से पता चला है कि इनके सिक्के उतने ज़्यादा शुद्ध नहीं थे, कहीं ना कहीं उन सिक्कों में मिलावट थी। तो तभी कहा जाता है कि तभी सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो गुप्त काल के सिक्के उतने शुद्ध नहीं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। होप स्टूडेंट्स आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। आपको किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम अगर लगे, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को ऐड किया है, जिसमें आप सभी लोग ऑलरेडी ऐड हैं, आप मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को देखें और इसको एक स्टोरी के फॉर्म में अपने माइंड में सेट कर लें। और जो चीज़ें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आस्क मी। ओके। धीरे धीरे जब हम इतिहास की तरफ बढ़ते चलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा, बिलीव मी, आपको इंटरेस्ट आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक रटने के वे में चीज़ों को नहीं पढ़ाऊँगी। और मेरा जो फोकस रहेगा वो आने वाले दिनों में कोशिश कर रही हूँ कि मैं बोर्ड के माध्यम से, पूरा सेटलमेंट के माध्यम से आपको चीज़ों को क्लियर करूँ। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी चीज़ों का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। फोकस करिए अपनी एग्ज़ाम को। सीटेट में भी बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्मारक, मॉन्यूमेंट्स।
स्मारक की अगर बात करें तो प्रत्येक राजा ने अपने शासनकाल में कुछ ना कुछ स्मारकों का जो है वो स्थापत्य कला जिसके अंदर आती है उनको बनवाया है। बट हम बात करें सबसे पहले स्मारक में अपने यहाँ की जो हिंदू घाटी की सभ्यता थी, वो स्मारकों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सबसे बेस्ट हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें हैं, अभी तक ये चीज़ कोई रिसर्च कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं कर पाया है, और ये आज भी जो हमारी जो डेवलपमेंटल जो नगरीय सभ्यता है, कहीं ना कहीं इस प्राचीन जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी, इस पर आधारित है। वहाँ पर मिली हुई इमारतें, वहाँ पर मिले हुए स्मारक इस चीज़ की गवाही देते हैं कि जो हमारी जो भारत की जो आज की नगरीय सभ्यता है, उससे ड्रेन सिस्टम, जो हड़प्पा सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका ड्रेन सिस्टम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए इस यहाँ की जो स्मारकों के लिए जो सोर्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अशोक के जो समय जो सांची के जैसे स्तूप कह दें, स्तूप है ना, स्मारकों के अंतर्गत आ जाते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा जैसे कि ताजमहल अगर मुग़ल काल में बात करें, तो स्मारक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास की गवाही देते हैं, और उस समय की प्राचीन की वहाँ की जो शासन पद्धति रही है, वहाँ की जो आर्थिक राजनीतिक दशा रही है, उसके बारे में उस चीज़ का कहीं ना कहीं वर्णन करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पॉटरी की, मृद भांड, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, जो बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में इसके लिए वर्ड एक यूज़ किया गया, मृद भांड। पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में, अभी नहीं तो बचपन में, मिट्टी के बने हुए बर्तन का यूज़ किया होगा। कुछ नहीं तो कम से कम जो अनाज इकट्ठा करने के लिए जो मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े, जिनको लोकल लैंग्वेज में कुठला बोलते हैं, उसको देखा होगा और उसको यूज़ भी किया होगा। ये सब पता किसकी देन है? ये सब हमारे इतिहास में जो प्राचीन पद्धति उनकी देन है। उन्हीं को बोलते हैं मृद भांड, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं इतिहास की गवाही देते हैं, इतिहास का लिए सोर्स का काम करते हैं। इनको ये देखिए, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया था कि ये जो मृद भांड है, मृद भांड है, ये एक पॉटरी है, इनको क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना था, तो मैंने क्रोनोलॉजिकल वे में ही लिखा है। नवपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो कैसे प्राप्त हुए हैं? वो गेरुआ कलर के प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ जो मटके हैं, है ना। काले व लाल मृद भांड ये आपके सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि कुल्हड़ वगैरह काले जो होते हैं, काफ़ी डीप ब्लैक हो जाते हैं, अदरवाइज मटके। चित्रित धूसर मृद भांड पेंटिंग किए हुए जो आपके भूरे कलर के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, वो वैदिक काल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो आपके नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं, जो आपका जो माल है, कैसे हैं इसको, बर्तन है जो, वो उत्तर वैदिक काल या फिर मौर्य काल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल वे में ही मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, आप इनको एज इट इज़ याद कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स में अगर आपको और भी चीज़ें अगर क्लियर करनी हो, तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा 6th क्लास की, उसमें देखिएगा विथ फिगर आपको चीज़ें क्लियर होंगी, इन सारी चीज़ों के जो फिगर बने हुए हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है आपका वो है चित्रकला, पेंटिंग्स। चित्रकला भी कहीं ना कहीं आपके इतिहास, जो हमारा जो भारतीय इतिहास है, इसके बारे में वर्णन करता है। तो चित्रकला में बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नामक स्थान पर एक चित्र प्राप्त हुआ, जिसको किसने खोजा था? जिसको 1957 में BS वाकरकर ने खोजा था। ठीक है, वाकरकर ने 1957 में खोजा था भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे एक चित्र प्राप्त हुआ, और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव फिगर है, जिसके माध्यम से आदि मानव की जो सभ्यता है, आदि मानव का जो पहनावा है, कैसे दिखते थे, ये चीज़ें उनसे वो उन चित्रों को देखकर समझ में आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अजंता एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, वो उस समय के इतिहास की गवाही देते हैं। राइट, अजंता एलोरा की गुफाओं के जो चित्र बने हैं, उनकी शैली, उसको कहा जाता है फ्रेस्को टेम्परा स्टाइल। जब मैं आपको पढ़ाऊँगी अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में, तो और भी चीज़ें क्लियर करूँगी। फ़िलहाल ये है कि वहाँ की जो शैली है वो कौन सी है? फ्रेस्को टेम्परा स्टाइल। इस स्टाइल में वहाँ के चित्रों का वर्णन किया गया है।
सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। धीरे धीरे आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा, बिलीव मी। मैं जब और भी एज ए स्टोरी फॉर्म में आपको इतिहास समझाऊंगी, आपको कुछ भी नहीं करना। जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करती रहूँगी नोट्स का, की नोट्स, जो ये की नोट्स हैं ये भी, इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको भी सेंड करती रहूँगी। आपको पढ़ना है और जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको एक स्टोरी वे में समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो आज से हिस्ट्री पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया है, अब इनको इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप गाइज यू ऑल विल कोऑपरेट मी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट भी करके बताइएगा कैसे लगा आपको वीडियो। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ, बिकॉज ऑफ आपका कमेंट, आपका सहयोग मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं चाहूँगी आप अपने टारगेट पर फोकस रहें सारे स्टूडेंट्स। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम।